नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि इंडियन कंपनी लॉ क्या है और भारत में इसका विकास कैसे हुआ और कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या है तथा वह कौन कौन से एक्ट को संशोधित करके कंपनी एक्ट 2013 आया है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। यह कंपनी लॉ का पहला वीडियो है और इससे पहले मैंने अपकृत्यविद की वीडियोज बनाई हैं तथा कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोज हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी लॉ क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में कंपनी एक्ट 2013 कंपनियों पर लागू हो रहे हैं, परंतु कंपनी एक्ट 2013 पढ़ने से पहले हमें कंपनी के बारे में भी कुछ बेसिक ज्ञान ले लेना चाहिए कि कंपनी होती कैसे है और इसकी कंपनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तथा कंपनी में कहाँ कहाँ कंपनी एक्ट में संशोधन हुआ है। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि कंपनी का विकास कैसे हुआ है, कंपनी एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बता दें कि कंपनी एक्ट की शुरुआत जो है वह 1850 में हुई थी, जो कि ब्रिटिश एक्ट को संशोधित करके हुई थी, जो कि 1844 की थी। फिर 1850 से लेकर के 1882 तक कंपनी एक्ट में कई बार संशोधन किया गया है। उन सब संशोधनों के बाद में 1912 में कंपनी एक्ट को लागू किया गया। इंडियन कंपनी एक्ट 1913 में ब्रिटिश कंपनी एक्ट 1908 से लिया गया है। आपको बता दें कि 1912 के बाद भी कंपनी एक्ट में कई बार संशोधन हुए, जो कि 1914 में हुए, 1915 में हुए, 1920 में हुए, 1926 में हुए, 1930 में हुए, 1932 में हुए और 1936 में भी संशोधन हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर हम आज़ादी के बाद हमें लगने लगा कि अब तो कंपनी एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है ही। क्यों? अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारी कंपनी एक्ट के अपने नियम होने चाहिए, अब हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और हम उन ज़रूरतों के अनुसार कंपनी एक्ट में संशोधन करेंगे। उसके लिए क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 लोगों की एक कमेटी गठित की और जिसके चेयरमैन थे C.H. भाभा। कौन थे चेयरमैन उसका? C.H. भाभा जी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1952 में पेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट से 1953 में संसद में बिल पास करके उनके लिए संशोधन के लिए एक कमेटी बनाया। कमेटी के सुझाव पर वह बिल 1955 में पास हुआ, जो कि प्रेसिडेंट की सहमति के बाद 1956 में कंपनी एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1956 में यह लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1956 को लागू हुआ था, जिसमें कि 658 सेक्शन थे और 14 शेड्यूल थे। आज का कंपनी एक्ट यानी कि कंपनी एक्ट 2013, यह कंपनी एक्ट 1956 को संशोधित करके बनाया गया था। जो कंपनी एक्ट 1956 था वह 1956 से लेकर के आज तक से मतलब है तुम्हारा 2013 तक यह चलता रहा है। तो यह 1 जून 1916 को लागू किया गया था। जो 2013 बिल है, ये कंपनी एक्ट 2013, ये 1 जून 2016 को लागू किया। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 ही चलता रहा है। तो हम देखते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 को संशोधित करके कंपनी एक्ट 2013 को बनाया गया है, जो कि कंपनी बिल 2012 लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को और राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को पारित हुआ था और ये 29 अगस्त 2013 में राष्ट्रपति जी की सहमति से
30 अगस्त 2013 को यह विधेयक में लाया गया। एनसीईआरटी ने भी इसको 1 जून 2016 से लागू कर दिया। एनसीईआरटी का मतलब हुआ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट में एनसीईआरटी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी ने भी 1 जून 2016 को इस बिल को लागू कर दिया। कंपनी एक्ट 2013 के बिल में 29 चैप्टर हैं, 470 सेक्शन हैं और 7 शेड्यूल हैं। कितने? 29 चैप्टर, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 भी पास हुआ, यह भी लाया गया। तो इस बिल में क्या है, यह अभी लेटेस्ट है। यह बिल जो है लोकसभा में 27 जुलाई 2017 को पारित हुआ और राज्यसभा में अभी भी प्रस्तावित है। अभी राज्यसभा में यह पास नहीं हुआ है। इस एक्ट में 93 सेक्शन है, जिसमें कि 92 सेक्शन जो है वो कंपनी एक्ट 2013 को संशोधित करके बनाए गए हैं। और इसका पूर्ण विवरण हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन से कंपनी 2013 में कौन कौन से सेक्शन को संशोधित किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 12, सेक्शन 21, सेक्शन 26, सेक्शन 35, 47, 53, 62, 74, 76, 77, 78, 82, 89, 92, 94, 100, 101, 110, 121, 123, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, सेक्शन 139, 140, 141, 143, 147, 148, 149। इसके अलावा सेक्शन 151, 152, 153, 157, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 173, 177, 180। इसके अलावा सेक्शन 184, 86, 88, 196, 197, 198, 200, 201, 216, 223, 226, 236, 247, 266, 269, 284 और 291 सेक्शन के अलावा 403, 409, 410, 411, 412, 435, 438, 439 और 441, 447, 458 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा कुछ सेक्शन को नया बना दिया गया, जैसे कि सेक्शन 3A, 44(6)A, 44(6)B, 42, 90 और 185, 406 को भी संशोधित करके इसको एक नया सेक्शन बना दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ सेक्शन को हटाया भी गया है। तो हम देख लेते हैं वह सेक्शन कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 93, सेक्शन 194, सेक्शन 195 जो कि कंपनी एक्ट 2013 का था, इन सेक्शंस को कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में हटा दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी एक्ट जो 2013 था उसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। तो मुख्य बिंदु यानी कि कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा खास क्या था जो कि कंपनी एक्ट 2013 को बहुत ही फेमस बना दिया। तो सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी, जो सबसे खास बात थी कंपनी एक्ट 2013 की, वो थी 1 पर्सन कंपनी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है 1 पर्सन मतलब कि एक व्यक्ति की कंपनी। इसमें क्या होता है कि मिनिमम 1 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 15 लोग डायरेक्टर हो सकते हैं। यह भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही होती है। इसमें अधिकार जो है केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है और वही कंपनी का शेयर होल्डर और वही डायरेक्टर दोनों होता है। ठीक है, वह अपना उत्तराधिकारी चुन सकता है और उसको बदल भी सकता है। इसमें स्वामित्व जो है वह एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, वही कंपनी का भार संभालता है और यदि कोई वाद होता है, कोई जिम्मेदारी आती है तो वही उसके लिए लायबल होता है। इसमें पेपर वर्क बहुत ही कम होता है और साल में 2 बार ही इसको विवरण जो है आरओसी को देना पड़ता है। इसके अलावा जो एक और विशेष बात थी कंपनी एक्ट 2013 में, वह थी डोरमेंट कंपनी।
डोरमेंट कंपनी मतलब कि वे कंपनी जो कंपनी एक्ट में तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जिसने पिछले 2 साल से काम नहीं कर रही है या फिर निष्क्रिय हो चुकी है, जिसके पास अपनी संपत्ति है पर उसने कोई भी उसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ऐसी कंपनी डोरमेंट कंपनी के लिए रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भेज सकते हैं। रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा और उसको डोरमेंट कंपनी में रजिस्टर कर देगा। इसमें क्या होगा, जो कंपनी 2 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर उन्होंने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करी है, तो ऐसी कंपनी जो है वो नोटिस भेज सकती हैं। और डोरमेंट कंपनी जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर उपलब्ध हों, वह एनुअल फ़ी दे करके, डॉक्यूमेंट दे करके फिर से एक्टिव कंपनी बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा 2013 में जो मुख्य बिंदु थे वो है वुमेन डायरेक्टर। 2013 में एक्ट में सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 जो कंपनी एक्ट 2013 का था, उसमें यह कहा गया है कि कुछ विशेष प्रकार की कंपनी जो हैं उनको वुमेन डायरेक्टर रखना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि कुछ कंपनियों को जो है वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिसमें वुमेन डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है? तो प्रत्येक ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको वुमेन डायरेक्टर रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और पेड अप कैपिटल उसका 100 करोड़ रुपए है या फिर उससे भी अधिक है, तो उनको वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जिसका टेन्योर अगले जनरल मीटिंग तक होता है, जो वुमेन डायरेक्टर होती हैं अगर एक बार अपॉइंट की गई तो उनका टेन्योर जो है वो अगले जनरल मीटिंग तक होता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी बताया गया था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में बताया गया है। इसमें क्या है कि प्रत्येक ऐसी जो लिस्टेड कंपनी है उनके 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। यानी कि जितने डायरेक्टर उनके पास में हैं उसका 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो है उनका क्वालिफ़िकेशन जो है, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टर रूल 2014 के अनुसार ही किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस में रखना ज़रूरी है। तो वह पब्लिक कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक होता है, वह पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक होता है, वह कंपनी जिसका लोन और डिपॉजिट जो है 50 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी होता है। इनका टेन्योर 5 साल का होता है। 5 साल बाद वह फिर से रीअपॉइंट हो सकते हैं या फिर अलग से कोई डायरेक्टर रखा जा सकता है। इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 में सबसे जो मेन पॉइंट आया था वो था की मैनेजरियल पर्सन का। कंपनी एक्ट 2013 में की मैनेजरियल पर्सन को बताया गया। की मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन से आते हैं ये हम बताते हैं। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब जो है ये आपके की मैनेजरियल पर्सन में आते हैं। सभी कंपनियों को कंपनी के डिसीजन लेने के टॉप मैनेजमेंट की तो ज़रूरत होती है, तो ये की मैनेजरियल पर्सन जो होते हैं ये कंपनी के ग्रोथ के लिए ही होते हैं और ये कंपनी के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी जिम्मेदारियां इन पर निर्भर होती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इनका चुनाव करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये ऐसे ऑफिसर होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, परंतु ये टॉप की मैनेजरियल पर्सन होते हैं जो कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर कंपनी कुछ गलत भी कर रही है तो उसके लिए यही उत्तरदायी होंगे। यह कौन उत्तरदायी होगा? की मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।